एक ताकतवर पॉलिटिशियन इस वजह से ताकतवर होता है क्योंकि वो जो चाहता है, जो कहता है, जनता उसी को सच मानती है। जिन्ना ने कहा कि हिंदूज और मुस्लिम्स केवल दो कम्युनिटी नहीं है, दो अलग अलग नेशन हैं। जो पॉलिटिकल नेशन है वो अभी बनना है, लेकिन अलग अलग कम्युनिटी वो अलग से नेशन है। अब आप कहेंगे नेशन कैसे? भाई नेशन तो वो होता है जहां पर सरकार हो। देखिए, जिन्ना जो है यूरोप में पढ़कर आए थे, वहां से उन्होंने बैरिस्टर किया था, बैरिस्टर की पढ़ाई। और वहां पर नेशन का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर समुदाय आपस में बंधा होता है किसी कॉमन कल्चर, लैंग्वेज एटसेट्रा, इस बात पर, और वो तय करता है कि चलो अब हम अपने ऊपर एक सरकार बना लेते हैं। वो सरकार को हम संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी दे देंगे इस पर्टिकुलर टेरिटरी में, ऐसे नेशन बन जाएगा। तो नेशन एज अ कम्युनिटी से शुरू होता है, ऐसा इनका मानना था। इस पर्टिकुलर डिबेट में हम बात करेंगे आयशा जलाल की, जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन हिस्टोरियन है, और उनका मानना था कि एक्चुअली जिन्ना नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। पाकिस्तान का बनाने का आइडिया तो जिन्ना पर थोपा गया है, ऐसा उनका मानना था। उनका मानना था ये इस वजह से था क्योंकि इसमें सीट इन्वॉल्व थी, जवाहरलाल नेहरू की एम्बिशन इन्वॉल्व थी। हालांकि आयशा जलाल को एक्चुअली काउंटर कर रहे हैं मिस्टर इश्तियाक अहमद, जो कि खुद पाकिस्तानी स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उनका कहना है कि नहीं मिस जलाल, आप यहां पर फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। अब बात जो भी हो, हम तो इस डिबेट को जानेंगे इसके तह तक, लेकिन अल्टीमेट आउटकम हुआ क्या, कहां से आइडिया शुरू हुआ। अब जरा, मैंने कहा कि किसी भी सफल पॉलिटिशियन का असली मार्कर यह है कि वो जिस बात को कहता है उसको जनता सच माने। अब जरा देखिए जिन्ना का क्या कहना था। उनका मानना था कि अगर आप सोच रहे हो ना कि हिंदूज और मुस्लिम साथ रहेंगे, कॉमन नेशनैलिटी होगी, ये एक ड्रीम है, सपना है, कभी सच नहीं होगा। ये दोनों अलग केवल रिलीजन नहीं है, अलग सिविलाइजेशन है। इनका सोशल कस्टम, इनका रहन सहन, खान पान बिल्कुल अलग है। ये आपस में शादी नहीं करते, आपस में खाते पीते नहीं है। ये डिफरेंट सिविलाइजेशन है, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। इनका मानना था ये तो एंटीपोडल पर्सनैलिटीज हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सोचा जरा पाकिस्तान में बच्चों को क्या हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जरा मैं भी इसको पढ़ लूं। तो जैसे इंडिया में एनसीईआरटी होती है, तो ऐसे ही ये पाकिस्तान का जो अलग से बोर्ड है, जो उनका सरकार का ऑफिशियल कुरिकुलम है जो स्कूल्स में चलता है, उसकी क्लास 9th की बुक का चैप्टर का ये एक पार्ट है, टू नेशन थियरी इन द सबकॉन्टिनेंट। तो इनके हिसाब से जो हिस्ट्री शुरू हो रही है वो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हो रही है। तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरब कमांडर, मिलिट्री कमांडर, जो सिंध प्रोविंस पर अटैक करते हैं और वहां के जो राजा दाहिर थे उनको खत्म कर देते हैं, उनका सर काट के, और वो अपने गवर्नर को पेश कर देते हैं, वहां पर भिजवा देते हैं। ये बुक लिखती है कि मोहम्मद बिन कासिम की जो काइंडनेस है, टॉलरेंस है, उनका जस्टिस है, उससे सिंध के लोग इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फिर गजनवी वाला टाइम आया, फिर उसके बाद यहां की जो सिविलाइजेशन है वो इस्लामिक वैल्यूज से और ज्यादा एनरिच हो गई। इस्लामिक वैल्यूज, कहा गया कि पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तानी आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, और पाकिस्तानी आइडियोलॉजी इस्लाम के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, इस्लाम के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, लेकिन यहां पर लव फॉर रिलीजन के साथ साथ हेट फॉर अनदर नेशन, कंसिडरिंग कि ये तो भाई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये भी यहां पर शो अप होता है। जरा एक एग्जांपल देते हैं। मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट हैड डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये उनकी बुक कह रही है क्लास 9th की, कि भारतीय जो सबकॉन्टिनेंट है उसके मुस्लिम्स ने डिसाइड किया था कि अलग से पाकिस्तान बने। और यहां पर जरा मैं फैक्चुअल थोड़ा इंटरवेंशन करना चाहूंगा। जो लाहौर सेशन था मुस्लिम लीग का 1940 का, जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब तो अलग से पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, अब तो इसके बाद तो पाकिस्तान एज अ नेशन की लड़ाई शुरू हो गई ऑफिशियली, तो उसी महीने में एक और कॉन्फ्रेंस हुई, वो दिल्ली में हुई, ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। उसमें जो मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस है उससे ज्यादा मुस्लिम शामिल हुए थे, और इस कॉन्फ्रेंस ने रिजेक्ट किया था पाकिस्तान का आइडिया। तो भाई ये कैसी बातें आप पढ़ा रहे हो कि मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट उन्होंने डिसाइड किया था कि अलग से पाकिस्तान बनेगा, गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। यहां पर फिर जिन्ना कह रहे हैं कि इस वजह से बनाना जरूरी था क्योंकि नहीं तो जो माइनॉरिटीज हैं उनके जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं वो ही ना मिल पाते। जबकि आप सब जानते हैं कि
जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, दैट इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स इन इक्वल मैनर। अब शुरुआत में जिन्ना यूनिटी की बात करते थे। एक समय था जब जिन्ना मुस्लिम लीग का ही पार्ट थे और कांग्रेस का ही पार्ट थे। 1916 का पैक्ट हमें ध्यान रखना चाहिए, जब उन्होंने बीच में एक कन्विंसिंग आर्गुमेंट रखा कि भाई देखो 1909 में ए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, यानी कि ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेकर आए थे जिसके थ्रू उन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होगा कि कुछ सीट्स पर मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा और मुस्लिम ही वोट डालेंगे। कहा जाता है ये नींव थी, इसको कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा गया। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, लेकिन जिन्ना ने कहा भाई वो तो जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। कांग्रेस इसको लेकर तैयार नहीं थी। अब क्योंकि जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर थे, उन्होंने कहा नहीं देखो इस पे तो आपको एग्री हो जाना चाहिए, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट है तो कम से कम मुस्लिम्स की जो पहुंच है वो लेजिस्लेचर तक बनी रहेगी, तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का कहना था कि अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें लड़ना है तो वी शुड रिप्रेजेंट एज वन नेशन, वन कम्युनिटी, वी कैन नॉट बी डिवाइडेड ऑन द लाइंस ऑफ अलग अलग कम्युनिटीज। खैर, सेपरेट इलेक्टोरेट पर बीच बचाव हुआ। 1920s में अब यहां पर चेंज आने लगा, क्योंकि जो सत्याग्रह था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, तो इनका मानना था कि दिस इज एनार्की, दिस इज प्योर एनार्की, इस तरीके से कुछ नहीं होगा, जिन्ना को ये लगा। प्लस यहां पर एक और रीजन था, वो था वर्ल्ड वॉर 1 जैसी एंड हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, जब वर्ल्ड वॉर 1 चला, उसके बाद आपको याद होगा टर्की जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था। इसका भी एंगल यहां पर कनेक्ट होता है। और जर्मनी हार गया था, टर्की हार गया था, ऑटोमन्स वर डिफीटेड। अब जो टर्की का जहां जहां कंट्रोल था उन एरियाज को बांटा जा रहा था, टर्की से लिया जा रहा था। जैसे आज जहां पर आप इराक देखते हैं, जॉर्डन देखते हैं, ये सब एरिया अब इन्होंने जीतने वाली ताकतों ने ले लिया। टर्की हो गई कमजोर। अब टर्की कमजोर नहीं हो रहा था, वो तो सीट थी पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस हेड, कैलिफ की सीट थी, खलीफा की सीट थी। तो ऐसे में दुनिया भर के जो मुस्लिम्स हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। तो बीइंग अ लीडर ऑफ यू कैन से मुस्लिम कम्युनिटी हियर, क्योंकि मुस्लिम लीग के तो मेंबर थे, तो जिन्ना भी गए इंग्लैंड। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि यार 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू एक बिग बूस्ट मिला है गांधी जी को। यहां पर जो नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस है अब वो बनने लग गई है। अब केवल वो कांग्रेस के पंडाल्स और वो कुछ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वैसे वाली मूवमेंट अब नहीं रह गई है, अब ये बेस बढ़ा है। तो अगर मुस्लिम लीग को अपना स्पेस बनाना है तो कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और उसके बाद से हमने देखा कि अब जिन्ना में बदलाव आने लगा था। जैसे 1928 में, इससे पहले जो नेहरू रिपोर्ट थी ना, तो उसके खिलाफ यहां पर कैलकाटा कन्वेंशन में उन्होंने कहा कि भाई मेरी है 3 मांगे। पहली मांग कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जो केंद्र लेवल पर लेजिस्लेचर है, उसमें चाहिए 1/3 सीट मुस्लिम्स के लिए। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, जैसे कि बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां पर चाहिए मुस्लिम्स के लिए अलग से रिजर्वेशन। और क्योंकि ये जो 3 जगह हैं यहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, तो मुस्लिम्स की ही सरकार बनेगी, ऐसा उनका मानना था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। सरकार इस बीच वहां पर यूनियनिस्ट पार्टी की बनी, जिसमें कि हिंदू, सिख और मुस्लिम तीनों तरह के लीडर थे, और मुस्लिम लीग नहीं थी, तीनों तरह के लीडर थे। इन्होंने मिलकर सरकार चलाई थी। लेकिन उनका मानना था कि नहीं, प्रोविंसेस को अलग से सुरक्षित पावर मिलनी चाहिए, मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस। तो ये इनकी 3 डिमांड थी। हालांकि जब ये 3 डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसके बाद फिर उन्होंने अलग से 14 पॉइंट्स भी अलग से रिलीज किए थे। इसके बाद 1938 में ये सिंध प्रोविंस का जो मुस्लिम लीग था, कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने अपना एक रेजोल्यूशन दिया और कहा कि देखो इंडिपेंडेंस कि जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। फिर 1940 में तो ऑफिशियली उन्होंने स्टार्ट कर दिया था प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान मूवमेंट। अब इसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन था, जैसे अल्लामा इकबाल भी रहे, चौधरी रहमत अली भी रहे, कई नाम रहे। लेकिन इस मूवमेंट ने अपनी जो रूट बताई, कहा कि पाकिस्तान तो नेशन हमेशा से था। जिन्ना का कहना था कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है इंडिया का, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, वो तो एक्चुअली हमेशा से मुस्लिम बाहुल रहा है। और ये हिंदू मुस्लिम आपको जो एक साथ यहां पर दिख रहे हैं, ये इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी बैनेट लगा रखी है। बैनेट समझते हैं, जो बंदूक के आगे वो निकला रहता ना, चाकू लगाते थे, कह रहे उसके बलबूते ये हिंदू मुस्लिम साथ हैं, वैसे है नहीं। फिर ऐसी भी बातें प्रोपेगेट की गई जो मैंने अभी इनकी अलग से जो हिस्ट्री की बुक है उसमें रीड किया, उसके कुछ एक्सेप्ट्स मैंने वीडियो के लास्ट में भी लगा रखे हैं पेजेस। तो कहते हैं कि
एक्चुअली जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने हिंदूज को जो नीचे वाली पोजीशंस हैं उससे ऊपर वाली पोजीशंस पर लाना स्टार्ट कर दिया और मुस्लिम्स के खिलाफ उन्होंने जानबूझकर बायस्ड पॉलिसीज लाई। कहा कि देखो SSA के सर सैयद अहमद खान वो भी यही बात कहते थे। सर सैयद अहमद खान को भी एक मेजर आइडियोलॉग माना गया टू नेशन थियरी का। खैर अभी मैं आगे बढ़ूंगा इस डिबेट में। बता दूं आपको, यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। PSR ऑप्शन अगर आपका है तो ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन। और GS की तैयारी आप स्टडी IQ के साथ कर सकते हैं फुल फ्लैज मैनर में। पूरी आपको यहाँ पर तैयारी में हर एक चीज़ मिल जाएगी। नाउ अब यहाँ पर स्कॉलरली डिबेट देखते हैं। अब 3 नाम जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, स्टैनले वॉलपर्ट, ये तो फेमस बायोग्राफर रहे हैं जिन्ना के। हेक्टर बोलिथो, ये भी तारीफ करते रहते हैं जिन्ना की। और आयशा जलाल, ये भी जिन्ना की तारीफ करती हैं, लेकिन इनका तो पर्सपेक्टिव बिल्कुल नया है। अब जरा इनकी बात देखिए आप, वॉलपर्ट की। वॉलपर्ट कहते हैं बहुत ही कम लोग ऐसे हुए हैं दुनिया में जिन्होंने इतिहास में कुछ बदलाव लाया हो, फिर उससे भी कम हुए हैं जिनकी वजह से कुछ मैप में चेंज आया हो, और उससे भी कम हुए हैं जिन्होंने कोई नया नेशन बना दिया हो। और जिन्ना के पास ये तीनों के तीनों अचीवमेंट है, ये वॉलपर्ट कहते हैं। यहां पर इश्तियाक अहमद कहते हैं कि जरा हमारी भी सुन लीजिए, क्योंकि हमने भी एग्जॉस्टिव स्टडी करी है जिन्ना पर। तो ये स्वीडन की जो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर हैं, और इनका कहना है कि ज़रा हमारा जो पर्सपेक्टिव है जिन्ना को लेकर और जो वो इवेंट्स को लेकर वो अलग है फ्रॉम दीज 3 हिस्टोरियंस। जैसे इनका कहना है कि जिन्ना नहीं चाहते थे पार्टीशन। अब जिन्ना खुद सोच रहे होंगे क्या कह रहे हो तुम, हमने तो पूरी पॉलिटिक्स इस बात पर कर ली कि भाई हम चाहते थे पार्टीशन, हमने पाकिस्तान को बनाया। आयशा जलाल कह रहे नहीं, ये नहीं चाहते थे। अब इसमें क्या तारीफ हो गई। तो इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड कई हिस्टोरियंस हैं जो इसको एक मिथ की तरह मानते हैं कि क्या बात कर रही हैं आयशा जलाल। लॉजिक देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि देखो अगर हम पॉपुलेशन की बात देखें, मुस्लिम मेजोरिटी की बात देखें, तो दैट वाज मेंटेन्ड इन NWFP पंजाब और बंगाल। तो अगर यहां पर मुस्लिम बाहुल इलाके थे तो ऐसे में जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिटिक्स का गढ़ था वो यूपी था। तो ऐसे में केंद्र की राजनीति में यूपी का जो स्तर है वो डिक्रीज हो जाता अगर भारत एक संगठित राष्ट्र रहता, एक राष्ट्र रहता। ऐसा आयशा जलाल का कहना है। तो उनका कहना है कि जो मसला है वो सीट का था, ताकत का था। इस वजह से जो एरियाज मुस्लिम बहुल थे अगर उनको डिवाइड किया गया और वो ईस्ट पाकिस्तान जहां बाद में बांग्लादेश बना और इधर वेस्ट पाकिस्तान में चले गए, तो इससे चीजें आसान किसके लिए हुई, वो तो नेहरू के लिए हुई। ऐसा इन्होंने कहा कि जानबूझकर माहौल कुछ ऐसा बनाया गया कि जिन्ना के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बस वो कौम के लिए अलग से एक नेशन की मांग पे फिर लग गए और फाइनली उनको वो नेशन मिल गया। उनका मानना है कि जिन्ना तो शुरुआत में पहले तो वो यूनिटी की बात करते थे और उसके बाद अगर वो मुस्लिम कम्युनिटेरियन बने भी तो वो तो ये वाली बात करते थे कि अगर आप नेगोशिएशन करते हैं तो नेगोशिएशन का रूल है कि आप कुछ बड़ी बात मांगो तो आपको छोटी बात पर कहीं ना कहीं बीच में एग्रीमेंट बन जाता है। तो अगर आप नेशन की मांग करोगे तो विद इन इंडिया एज अ यूनिट आपको कुछ ऑटोनोमस बॉडीज मिल जाएंगी, कुछ ऐसी स्टेट्स मिल जाएंगी जिनकी मुस्लिम बाहुल होंगी और इस वजह से उनका जो स्टेटस होगा वो स्पेशल होगा। ऐसा भी लॉजिक हिस्टोरियंस देते हैं। लेकिन शी फेल्स टू सब्सटेंशिएट हर आर्ग्यूमेंट विद एग्जैक्ट इंपेरिकल डेटा। जरा हम पॉपुलेशन की तो बात कर लें। जैसे कि जो यहां पर इश्तियाक हैं वो कहते हैं कि अगर आप स्पीचेस देखो, लेटर्स देखो, तो उसमें तो ऐसा दिख रहा है कि जिन्ना ही थे जो लगातार पुश कर रहे थे कि नेशन ही चाहिए और उसके अलावा कुछ किसी चीज पर एग्री होने के लिए तैयार नहीं थे। जब वेवेल ने बैठक बुलाई थी शिमला में तो जिन्ना ने तो यह तक कह दिया था कि कांग्रेस आपको नहीं लाना किसी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को क्योंकि हम ही है मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव। तो कांग्रेस ने भी कहा भाई ये क्या बात है, ये क्या जबरदस्ती है कि मतलब हम अपनी तरफ से अगर हमारे पास कुछ अच्छे लीडर्स हैं जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, हम उनको बैठाना चाहते हो तो आप तय करेंगे कि हमारी तरफ से कोई मुस्लिम नहीं आएगा, क्या भारत में कोई मुस्लिम्स नहीं रहेंगे। तो इस बात पर वहां पर यू कैन से तकरार थी। इस वजह से वो जो फैसला था वो भी शेल भी हो गया था। अब जरा पॉपुलेशन का डेटा देखते हैं आयशा जलाल का आर्गुमेंट गलत है कि सही है। पंजाब की पॉपुलेशन अगर हम उस समय की बात करें तो 33.9 मिलियन पॉपुलेशन थी, जिसमें से 41% वर हिंदूज एंड सिख्स, 41% हिंदूज एंड सिख्स। मुस्लिम मेजोरिटी थी लेकिन इतने हिंदूज एंड सिख्स थे। और आयशा जलाल का जो पर्सपेक्टिव है वो किस बात से कनेक्टेड है कि अगर लोकसभा के चुनाव यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के चुनाव होते तो उसमें जिन्ना
को लेवरेज मिलता और नेहरू को लेवरेज ना मिलता, क्योंकि मुस्लिम वोट यहां पर एक मेजर रोल प्ले करती। लेकिन जरा आप देखिएगा, बंगाल की पॉपुलेशन की बात करें तो 70.5 मिलियन पॉपुलेशन, लेकिन 48% वर हिंदूज। और अगर हम ऑल इंडिया की बात करें, मतलब चलिए यूपी की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया की बात करें तो देखिए यहां पर 24.9% मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी। यूपी की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 102 मिलियन पॉपुलेशन, जिसमें से 86% हिंदूज थे। तो ऐसे में इश्तियाक अहमद वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर 86% यहां पर हिंदूज हैं, यहां पर 48% हिंदूज हैं, यहां पर 41% हिंदूज एंड सिख्स हैं, तो अगर आप मानकर भी ये लॉजिक चल रहे हो कि भाई जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो तो एक हिंदू मेजोरिटेरियन पार्टी है, जबकि ऐसा था नहीं। कांग्रेस में भी कई सारे कद्दावर मुस्लिम नेता भी थे। तो अगर आप ये मानकर भी चल रही हो तो भी यहां पर तो इस लॉजिक से भी हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू को तो फिर भी लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर 41 के डेटा की बात करें 24.9% ही मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो ऐसे में केंद्र की सीट पर इतना बड़ा प्रभाव जो आप बोल रही हैं वैसा तो है नहीं। तो अनडिवाइडेड इंडिया रहता तो भी नेहरू के चांस थे ही कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। दूसरा लॉजिक इश्तियाक अहमद कहते हैं कि इस समय की हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो नेहरू ने डायरेक्ट पावर कभी इंदिरा गांधी को दी ही नहीं। उनके बाद इंटरिम जो मतलब प्राइम मिनिस्टर बने थे वो तो गुलजारी लाल नंदा बने थे, और उसके बाद आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी के पास पावर आई थी। इश्तियाक अहमद यहां पर कह रहे हैं कि देखो जो इंदिरा गांधी का राइज है उसके पीछे तो खुद कांग्रेस के कुछ पुराने नेता थे, जैसे कि आपके मिस्टर कामराज। तो यानी कि अगर आप कह रही हैं कि नेहरू डायनेस्टी को बचाने के लिए ऐसा हुआ था, तो वो लॉजिक यहां पर डिफीट हो जाता है, क्योंकि थिंग्स वर नॉट इजी फॉर इंदिरा गांधी। कितने सारे उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता थे जो इंदिरा के बिल्कुल खिलाफ थे। खैर, हमें तो फोकस इस वीडियो में जिन्ना पर करना है, तो जरा जिन्ना को देखते हैं 4 फेजेस में। पहला फेज था जिन्ना का एज इंडियन नेशनलिस्ट। सेकंड, मुस्लिम कम्युनिटेरियन। कम्युनिटेरियन का मतलब है कि वो अब अपने आप को क्लियरली स्टैब्लिश कर देते हैं कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर हूं। यहां पर वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे, वो सबका लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे। और यहां पर अब उन्होंने कहा केवल कम्युनिटी का लीडर नहीं है, अब एजेंडा क्या है कि अलग से नेशन बनाना है। और फिर फाइनली जो है फाउंडर बन गए पाकिस्तान के। तो पहले उनका जो पर्सपेक्टिव था फर्स्ट फेज में, वो कह रहे थे कि रिलीजन का कोई रोल पॉलिटिक्स में होना नहीं चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जब खिलाफत मूवमेंट को लेकर आईएनसी ने सोचा कि हम ऑफिशियली इसका पार्ट बनेंगे, तो जिन्ना का कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसको रिलीजियस सेंटिमेंट को नहीं भुनाना चाहिए। जबकि गांधी जी का पर्सपेक्टिव था कि नहीं, अगर मुस्लिम ब्रदर्स का इमोशन है इससे कनेक्टेड, और ऐसे में आईएनसी इस पर एक ऑफिशियल स्टैंड लेगी, तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये गांधी जी का पर्सपेक्टिव था। तो यहां पर तो इनका पर्सपेक्टिव कह रहा है कि भाई कोई रोल नहीं होना चाहिए, राइट। और एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड होगी, यानी कि जो लिमिटेड रहेगी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से। उनका तो यह भी कहना था कि भाई मास मोबिलाइजेशन बेस्ड पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मासेस में इग्नोरेंस होती है, और इग्नोरेंस वाले मासेस अगर साथ जुड़ जाएं तो डेमोक्रेसी नहीं, फिर तो मोबोक्रेसी होती है, भीड़ तंत्र होता है, वहां तो एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये इनका पर्सपेक्टिव था। लेकिन यही जिन्ना बाद में जाकर डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर करवा देते हैं, जिसमें 72 घंटे में 4000 से ज्यादा लोग कैलकाटा वाले एरिया में मारे जाते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को कैलकाटा वाले एरिया से अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। फिर यही जिन्ना मास मोबिलाइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में मना कर रहे हैं। शिफ्ट मैंने आपको बताया कि ये ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि अब तो इस्लाम अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बन चुका है, यानी कि जब इस एंगल पर खिलाफत मूवमेंट हुई और खिलाफत मूवमेंट से जो कॉन्शियसनेस आई कि यस वी आर वन कम्युनिटी, तो अब उसको पॉलिटिकल यू कैन से रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल में पढ़ाते हैं कि कास्ट रिलीजन एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स में कि रिलीजन अपने आप में एक बड़ा इंफ्लुएंस पॉलिटिक्स पर भी डालता है, और पॉलिटिक्स भी रिलीजन पर इंपैक्ट डालती है। समझ लीजिए कि रिलीजन एक बना बनाया स्ट्रक्चर है। राजनेताओं को वोट चाहिए, आपको कुछ डेवलपमेंट और अदर एजेंडाज को इतना फोकस में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस इमोशन के बेसिस पर वोट ले सकते हैं। लीडर आप तभी बनते हैं जब मासेस आपके साथ होते हैं। तो मासेस किस मुद्दे पर एक साथ आ रहे हैं, इसकी पहचान सही समय से कर लेना ही एक लीडर की पहचान होती है। तो ऐसा लगता है कि यहां पर वो वही पहचान कर रहे थे। और इसी के बाद फिर 1920s के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स की बात करनी स्टार्ट कर दी। जैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा कि देखो इंडिया में ना 4 पार्टीज हैं,
एक तो आपके ब्रिटिश हैं, एक इंडियन प्रिंसेस हैं, फिर हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं। और मुस्लिम्स का जो लीडर है वो केवल कौन है? मुस्लिम लीग, ऐसा इनका कहना था। लेकिन इसके भी अगर हम तथ्य पर जाएं तो ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कारण जिस समय ये बातें कर रहे हैं उस समय अगर हम इन वाले क्षेत्रों की बात करें जिनमें बंगाल है, पंजाब है, सिंध है, NWFP, तो इसमें मुस्लिम लीग की तो कोई हैसियत थी नहीं उस समय। वहां के लोग जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते थे। तो किस बिना पर वो ऐसा क्लेम कर रहे थे? तो ये शो करता है कि जिन्ना की प्योर एम्बिशंस थी, और वो कंसिस्टेंट एम्बिशंस किस तरीके से मुस्लिम लीग को इतनी बड़ी पावर बना देंगी कि वो अलग से नेशन फोर्ज कर पाएगा, वो इस समय पर तो किसी ने सोचा भी नहीं था। खैर, अब उनकी इनसिक्योरिटी इस बात से बढ़ गई थी कि कांग्रेस ने मुस्लिम का मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे में अब उनको हार्डलाइन की तरफ जाना था, नहीं तो भाई मुस्लिम्स को इंप्रेस कांग्रेस ही कर लेगी। जैसे मुस्लिम्स को जब वो साथ लेकर आ रही थी कांग्रेस, तो उसमें वंदे मातरम का भी इस्तेमाल हो रहा था। वंदे मातरम वाज अ सॉन्ग जो यूनिफाई कर रहा था क्राउड को, एक नेशनलिस्ट प्राइड उनके अंदर ला रहा था। गांधी जी का वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसमें वो बात कर रहे थे नई तालीम की, नई तालीम जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें वोकेशनल एजुकेशन भी होगी, ताउम्र हमें पढ़ना चाहिए, कुछ से कुछ नया सीखते रहना चाहिए, मतलब अर्निंग वाइल लर्निंग, ऐसा काम करना चाहिए। और जहां पर वो मतलब एजुकेशन के बेस को बढ़ाने की बात कर रहे थे और उसमें सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे। तो ऐसे में उनको लगा कि अगर गांधी जी मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन को लेकर अपनी नई तालीम में पॉपुलर हो जाएंगे तो फिर भाई मुस्लिम लीग क्या करेगी? रेस्ट्रिक्शन ऑन काउ स्लॉटर, अब यहां पर हिंदूज का ही मोटिव इशू था। अब गांधी जी तो उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे भाई हिंदू मुस्लिम सब साथ साथ ही रहते हैं, साथ साथ त्योहार बनाते हैं, और कितनी जगह पर मुस्लिम्स वर शेडिंग फ्रॉम दिस प्रैक्टिस बिकॉज ठीक है वो हमारे पड़ोसी और जो हमारे साथी हैं उनका इमोशन का इशू है। खैर, जिन्ना एज अ मुस्लिम नेशनलिस्ट, अब इन्होंने कहा कि देखो अगर डेमोक्रेसी को आप लेकर भी आ गए ब्रिटिशर्स इंडिया में और आप छोड़कर जाने लगे तो ये डेमोक्रेसी समझ लीजिए माइनॉरिटीज पर थोपी गई डेमोक्रेसी होगी। और डेमोक्रेसी में रूल किसके पास आता है? जिसके पास नंबर्स ज्यादा होते हैं, और नंबर्स ज्यादा हैं हिंदूज के पास, तो अल्टीमेटली इंडिया में बन जाएगा हिंदू राज, ऐसा उनका कहना था। इनका कहना है कि दो डिफरेंट सिविलाइजेशन है, ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज है, कंसेप्शंस हैं, तो अल्टीमेटली एक नेशन बन ही नहीं सकता। और ऐसे में ही ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, उसके जो लोग हैं वो इसके खिलाफ थे। अब दोनों जो ग्रुप्स हैं इसमें जरा डिफरेंस बता दूं आपको। मुस्लिम लीग में इस समय पर प्राइमरली एलीट थे, लैंडलॉर्ड थे, बैरिस्टर्स थे। तो यानी कि मुस्लिम वर्ग के जो मजबूत लोग हैं वो मुस्लिम लीग के पार्ट थे। लेकिन अगर हम मासेस की बात करें मुस्लिम्स के, जिसमें कि वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, तो दे वर सपोर्टिंग दिस ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो कि पाकिस्तान अलग से बनाने के खिलाफ थी, पार्टीशन के खिलाफ थी। और अगर जिन्ना अपने इस आइडिया को इतना स्ट्रांगली रख रहे हैं तो जिन्ना से यह भी सवाल हो सकता था कि भाई आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स तो एक नेशन, एक कौम है, उनका तो अलग से नेशन बनेगा, तो ऐसा फिर मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं है? आप अरब कंट्रीज में देखिए, व्हाई वी हैव सो मेनी अरब कंट्रीज। अगर ऐसा ही है कि मुस्लिम एक कम्युनिटी है, जैसे कि अल्लामा इकबाल वर्ड यूज कर रहे थे मुस्लिम उम्मा, और ये जो भावना है मुस्लिम उम्मा का जो आइडिया है, ये कहता है ऑल मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर वन कम्युनिटी एंड वी आर नॉट डिवाइडेड बाय नेशनल बाउंड्रीज। और ये एक फैक्ट है। जैसे कि इसमें फिर इस्लाम के प्रिंसिपल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट यू शुड बैक द अदर मुस्लिम ब्रदर्स, दैट इज योर गोल, मतलब दैट इज हाउ यू नीड टू लिव। और इसी वजह से आप देखते हैं अगर पैलेस्टाइन में कोई इशू होता है तो दुनिया भर में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो आहत होती है, मुस्लिम उम्मा की भावना है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में सम मुस्लिम नेशंस आर फाइटिंग अगेंस्ट अदर मुस्लिम नेशंस। वहां पर फिर कहां गया एक कॉन्सेप्ट? तो आप राइवलरी देख लीजिए, मिडिल ईस्ट की जो पूरी पॉलिटिक्स मैंने आपको समझाई है, इससे दूसरी वीडियोज में जिसमें जियोपॉलिटिक्स और मिडिल ईस्ट समझाई, वहां पर तो डिवीजन ही डिवीजन है। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि इनका जो आइडिया है फ्लॉड हो जाता है। प्लस देखिए, अगर हम पंजाब के अपर कास्ट, क्योंकि यहां पर इंडिया में मुस्लिम और हिंदू दोनों में कास्टिज्म है, तो अगर पंजाब रीजन के अपर कास्ट मुस्लिम को देखें तो उसकी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, रहन सहन, खान पान सिमिलर है विद द अपर कास्ट पंजाबी हिंदू देन अ लोअर कास्ट मुस्लिम। तो यहां पर फिर जो मुस्लिम है उसमें गैप ज्यादा है देन हिंदू और मुस्लिम। प्लस इंडिया इज अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, डिफरेंट एथनिसिटी। जैसे कि अगर कोई बंगाल का मुस्लिम है और से पंजाब रीजन का मुस्लिम है तो उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अ बंगाली मुस्लिम एंड अ बंगाली हिंदू।
उनका खान पान रहन सहन ज्यादा सिमिलर होगा। तो यानी कि जिन्ना का जो आइडिया है नेशन का, ये केवल रिलीजन पर फोकस कर रहा है, रिलीजन को एक मोनोलिथिक एंटिटी मान रहा है, जबकि वो आइडिया फ्लॉड है। कारण क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी के बेसिस पे डाइवर्सिटी है। तो ऐसा लगता है कि जो एलीट सेक्शन था जिसने पाकिस्तान को क्रिएट किया फॉर देयर ओन नीड, क्योंकि अब वो बॉसेस बन जाएंगे एक नए देश के, और उसके बाद रिसोर्सेस का जो बंदरबाट स्टार्ट होगा, उसके बाद जो प्रोमिसेस थे कि पाकिस्तान एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनेगी, वहां पर इक्वालिटी जस्टिस ये आएगा, ये प्रिंसिपल्स भी पाकिस्तान की 9th क्लास की बुक में लिखे हुए हैं कि भाई ये हमारे गोल हैं। बट वो कहां रह गए गोल? हम आज तक देखते हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एलीट है, इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी फ्यूडल लॉर्ड्स। पंजाब और सिंध के जो रिच फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उन्हीं में से आप ज्यादातर लोगों को पॉलिटिशियन बनते हुए देखेंगे, उन्हीं में ज्यादातर लोग आपको जनरल्स बने हुए देखेंगे, और फिर उन्हीं की पाकिस्तान की जो वेल्थ है उसी को लेकर उन्होंने दुबई लंदन जगह जगह उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अल्टीमेटली जो प्रॉमिस था इक्वालिटी का, वो तो एक स्मोक की तरह था। अब इसी टाइम पर अल्लाह बख्श सुमरू, ये उसी मतलब जो ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसका पार्ट थे, इन्होंने फिरोशियसली सिंध में कॉन्फ्रेंस करके उसके खिलाफ बोला कि भाई पाकिस्तान तो क्रिएट होना ही नहीं चाहिए, हिंदू और मुस्लिम इनको ये साथ साथ रहें इन रीजन्स में, तो इनको साथ साथ ही रहना चाहिए। ये जो डिवीजन है ये पॉलिटिशियंस का है। कितनी सारी ऐसी बातें हैं इनसिक्योरिटी की जो आम जनता है ग्राउंड पर, उसको तो पता ही नहीं था, ये तो पॉलिटिशियन बता रहे थे। जैसे कि मैं एक वाक्य देता हूं, बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हुए मिस्टर कुलदीप नैयर, तो उनकी मेमोयर में ये वाक्य है। वो कहते हैं कि जब पार्टीशन हुआ तो एक लखनऊ की बात है, तो लखनऊ में मोहल्ले जिसमें कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं, तो एक मुस्लिम जो है वो उसी जो कॉर्नर होता है जहाँ पर चाय बनती है, तो टपरी वहीं पर बैठे थे रोज की तरह, ऐसे हिंदूज बैठते थे, रोज उनकी शाम को बातचीत होती थी, साथ ही उनका मतलब साथ ही पले बढ़े थे, साथ ही खेलना था। जब पता लगा कि अरे ये तो पार्टीशन हो रहा है, तो उन्होंने सुना कि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स और हिंदूज चुन सकते हैं, मतलब मुस्लिम्स चुन सकते हैं कि वो पाकिस्तान का भाग बनेंगे या फिर भारत का। अब पास में कोई मुस्लिम लीग का मेंबर होगा, अब वो वहाँ से जाते हुए कोई जो पाकिस्तान का झंडा है वो जो मुस्लिम वहाँ पर बैठे थे तो उनको दे गया। तो वो जो मुस्लिम थे वो अपने घर पर गए और उन्हें झंडा लगा लिया छत पर। फिर जब नीचे आए तो सब लोगों ने पूछा भाई ये क्या किया आपने? तो कहा अरे अभी अभी तो सुना हमने, मतलब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो रहा है और यहाँ पर आप चुन सकते हो कि जिसको पाकिस्तान का पार्ट बनना पाकिस्तान का पार्ट बन जाए, जिसको हिंदुस्तान का पार्ट बनना हिंदुस्तान का पार्ट बने। तो भाई हम हैं मुस्लिम तो हम तो पाकिस्तान चुनेंगे, तो हमने लगा लिया। फिर उन्हें बताया गया कि इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान चुनने का मतलब कि आपको अपना घर बार ये सब छोड़कर इतने 1000 किलोमीटर दूर वहां जाना पड़ेगा पाकिस्तान में। उन्होंने कहा ऐसा होता है, मतलब ये डिवीजन है? तो उन्होंने कहा चलो मैं जाता हूँ। उसको उतार दिया, झंडे को उन्होंने हटा दिया। कहा कि भाई ऐसा क्यों करेंगे हम, हमारा सारा रहना सहना यहाँ पर है, हमारे जो पुश्ते हैं वो यहीं पर दफन है, यही हमारा देश है, भाई हम तो यहीं दफन होंगे, हम क्यों कहीं जाएंगे। तो मतलब इस तरह का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस था अबाउट दीज आइडियाज ऑफ पार्टीशन अमंग कॉमन मासेस। तो ये आइडियाज तो क्या है, तो फोर्स किए गए थे पॉलिटिशियंस द्वारा, यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और जो अल्लाह बख्श समरू जो उन्होंने इसकी खिलाफ बोला पार्टीशन के, कुछ ही समय बाद इनका एसेसिनेशन हो गया। कहा जाता है मुस्लिम लीग ने इनका एसेसिनेशन कराया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आपने सुना होगा, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी रेस्पेक्ट का लेवल देखिए क्या है। ये एक पश्तून लीडर थे और कहा जाता है कि जिस समय इनका इंतकाल हुआ तो पूछा गया था कि भाई आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला था कि भाई क्योंकि दुरंत लाइन जो है ब्रिटिशर्स ने बना दी थी, जो लाइन आपकी ब्रिटिश इंडिया जहां पर आज पाकिस्तान है और अफगानिस्तान को बांटती है, अब पाश्तून लोग जो हैं इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा भाई हमारे पाश्तून लोग इस साइड भी रहते हैं, रिश्तेदार इस साइड भी, आपने अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर बांट दिया हमें, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया को खतरा था कि यार ये रशियंस ऊपर से अटैक ना कर दें। तो पाश्तून लोगों को क्यों बांटा? अब ये पाश्तून लोग तो भाई एक भारत के तरफ थे, वो इस दुरंत लाइन के भी खिलाफ थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है उस तरफ दफनाया जाए, ठीक है, पाश्तून रीजन में जो अफगानिस्तान में पड़ता है। तो उस समय पर वहां पर सिविल वॉर जैसी कंडीशन थी। लेकिन जब तालिबान के ग्रुप को पता लगा था, जब बाद में इनकी डेथ हुई, तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे एक पाश्तून
नेता का यहाँ पर इंतकाल हुआ है तो इनका जनाजा यहाँ से होकर जाएगा अक्रॉस द बॉर्डर, तो हम हथियार नहीं चलाएंगे, हम हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अक्रॉस द बॉर्डर ऐसी रेस्पेक्ट इनकी थी। तो इन्होंने भी कहा था कि आपने 1947 में पार्टीशन कर दिया, हम आपके साथ लड़े, हमने इतना सेक्रीफाइस किया, और नाउ यू हैव लेफ्ट अस इन फ्रंट ऑफ वुल्व्स। यानी कि जिन्ना को तो इन्होंने भेड़िया कहा था, अब भेड़ियों के सहारे छोड़ दिया है। तो फिर किस बात से आप ये कह सकते हैं कि सारे जो मुस्लिम्स हैं इस एरिया के वो जिन्ना के साथ थे और पार्टीशन के साथ थे? अब जिस रीजन से बिलोंग करते हैं वो रीजन तो खैबर पख्तूनख्वा रीजन एक मेजर रीजन है। फिर जिन्ना इज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब जैसे ये 1939 से 45 वाला समय जा रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो रहा था, अब यहाँ पर विंस्टन चर्चिल के भी खराब टाइम आ गया, मतलब चुनाव हार गए। इसके बाद क्लेमेंट एटली आए, और क्लेमेंट एटली तो अब पार्टीशन मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस के फेवर में थे। अब पार्टीशन हो तो अगर ना हो तो क्लेमेंट एटली को कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन को कन्विंस किया गया भारत जाओ और इस मसले को सॉल्व करो और इंडिपेंडेंस दे दो। अब यहाँ पर जिन्ना को मंजूर नहीं था कि मुस्लिम लीग के अलावा किसी और पार्टी को मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव माना जाए। अब यहां पर इन्होंने, माउंटबेटन ने भी समझाया जिन्ना को कि अगर भारत एक रहा तो ऐसे में अगर रिसोर्सेस की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो हर तरीके से टॉप रैंक्स की जो पावर्स हैं उसमें ये एरिया गिना जाएगा। लेकिन खुद माउंटबेटन कहते हैं कि जिन्ना ने उनकी किसी बात पर काउंटर आर्ग्यूमेंट तक नहीं दिया, ऐसे अनसुना कर दिया कि जैसे वो बात हुई नहीं। खैर, यहाँ पर फिर आज़ादी हो गई थी और माउंटबेटन कुछ समय तक 48 तक यहाँ पर गवर्नर जनरल थे। फिर उसके बाद तो अल्टीमेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम कर ही रही थी, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करी थी और सक्सेसफुली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू भी हो गया। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में गवर्नर जनरल बन गए जिन्ना जो कायदे आजम थे। तो जिन्ना के पास इतनी बड़ी पावर आ गई कि जिन्ना ने जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का आइडिया होता है, जिसमें डिबेट होता है, अदर लीडरशिप को डेवलप करना होता है, उन सब में जिन्ना रहे फेल। फिर उसी साल में फिर जिन्ना का इंतकाल हो गया और आसपास कोई और लीडर ऐसा था नहीं, स्ट्रॉन्ग लीडर, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सक्सेसफुली काम करती, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जिन्ना केवल क्रिएट करके चले गए, लेकिन क्रिएट करने भर से कोई देश नहीं बन जाता, कोई आइडियोलॉजी देने से देश नहीं बन जाता। देश बनने के लिए, बनाने के लिए उन प्रोमिसेस को फुलफिल करना पड़ता है जिस बेसिस पर ये बना था। जिन्ना ने अपनी स्पीच में कहा कि अब आप सब फ्री हो गए हैं। देखिए, आप टेंपल्स में जाना चाहते हैं, मॉस्क में जाना चाहते हैं, जो भी आपके वर्शिप के प्लेसेस हैं आप उसमें जा सकते हैं, यू आर फ्री। अब आप कहेंगे ये क्या चल रहा है? जिन्ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि आप मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं। यहां तो जिन्ना कह रहे थे कि ये मुस्लिम्स के लिए बना है। तो इस पर आयशा कहती हैं, आयशा जलाल, की देखो वो होमलैंड फॉर मुस्लिम्स तो था, लेकिन वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं वो भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी, ये जिन्ना यहां पर कन्वे कर रहे थे। इसी स्पीच का अगर मैं लास्ट पार्ट आपको दिखाऊं तो इसमें कह रहे हैं, विद टाइम ऐसा होगा कि हिंदूज वुड सीज टू बी हिंदूज, मुस्लिम्स वुड सीज टू बी मुस्लिम्स। मैंने सोचा कि अगर यहां तक ही मैं बात बताता तो आप कहते अच्छा ये है, कह रहे हैं हिंदूज वुड सीज टू बी हिंदूज, लेकिन हुआ तो ऐसा ही, कितने सारे हिंदूज कन्वर्ट हो गए मुस्लिम्स में। खैर, मुस्लिम्स वुड सीज टू बी मुस्लिम्स। अब कहना क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखो, जो आपका रिलीजन है ये आपका एक पर्सनल स्फेयर का मैटर है, लेकिन अल्टीमेटली आप सबको एक स्टेट का सिटीजन बनना है। उस सिटीजन के नाते जो आपकी ड्यूटीज हैं, जो राइट्स हैं, वो सबको बराबर अवेलेबल होंगे, ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन हमें पता है कि वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर बना है, और इसी वजह से ये जो बुक है इनकी एनसीईआरटी, जो हमारे एनसीईआरटी होती है वहाँ पर अलग है, तो उसमें स्टार्टिंग में भी दे क्लियरली मेंशन कि इन दी यू कैन से गुड फेथ ऑफ अल्लाह। तो दैट इज़ व्हाट प्रोजेक्शन इज, राइट। अहमद कहते हैं कि देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जिन्ना ने ऐसा इस वजह से कहा होगा, क्यों वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम्स की बात फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्पीच में, क्योंकि जिन्ना को पता था कि जितना बड़ा मास माइग्रेशन हुआ है इस एरिया में, जिसको आज पाकिस्तान आप कह रहे थे, 30 से 40% लोग और आ सकते हैं। जैसे कि यूपी वाले एरिया से, वेस्टर्न पंजाब वाले एरिया से, जो इस साइड था पंजाब वाला एरिया, बिहार वाले एरिया से, फिर फाइनली उस साइड यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान की साइड, अगर उतने ज़्यादा और लोग आ गए, 30 से 40% और ज़्यादा लोग आ गए, जितने लोग मोबिलाइज हुए थे उसके 30 से 40%, तो दैट वुड बी अ फाइनेंशियल ट्रबल फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी ट्रबल में था। तो ये जो मैसेज उन्होंने दिया था ये जनता के लिए नहीं था, ये मैसेज जो है बड़े बड़े लीडर्स के लिए भी था कि भाई हमें अपनी पोजीशन को अब एक्सक्लूसिविस्ट नहीं रखना, एक्सक्लूसिविस्ट के चक्कर में मोर इन्फ्लो होगा तो प्रॉब्लम होगी। जिन्ना का आइडिया हालांकि हिस्ट्री के लिहाज से फ्लॉड था, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस पूरे एरिया में
डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते रहे हैं और एक एसिमिलेटिव सिविलाइजेशन रही है। एसिमिलेटिव सिविलाइजेशन का मतलब है सिविलाइजेशन एनरिच होती रही है। ज्योग्राफी के लिहाज से भी फ्लॉट था, कारण आपने वेस्ट पाकिस्तान एक साइड, ईस्ट पाकिस्तान इस साइड, और आपने अपने पाकिस्तान के आइडिया में ही एक हेट रखी है, हेट टुवर्ड्स द अदर। आपने कहा कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी जो वहां पर पंजाब वाले एरिया में काम कर रही थी वो हिंदूज मुस्लिम सिख्स मिलकर चला रहे थे, और आप कहते दे कैन नॉट लिव टुगेदर। तो ये तो इस बेसिस पर भी फैक्ट है, मतलब फूल बनाने वाली बात होगी। जिन्ना का एरोगेंस जो मैंने आपको बताया कि वो उनको कन्वे किया जा रहा है कि भाई अगर एक साथ रहेंगे तो बेटर होगा। जैसे कि आप सोचिए अगर पाकिस्तान और इंडिया एक होता तो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, और ये पूरा रीजन जो आपका अरेबियन सी है, इतना बड़ा कोस्टल एरिया हो गया। ईरान आपका ऑयल रिच हो गया, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान, और उससे ऊपर सेंट्रल एशिया एनर्जी रिच एंड ह्यूज मार्केट हो गया। तो यानी कि जो वहां पर माउंटबेटन कह रहे थे वो लॉजिकली बिल्कुल सही था, लेकिन नहीं माना गया। यहां पर आइडिया ऑफ नेशन बेस्ड ऑन लव फॉर रिलीजन हुआ, हेट फॉर अदर्स हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बन पाया, और उसके बाद फिर मिलिट्री रूल आ गया, और उसके बाद तो फिर हमने देखा कि समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी केवल नाम की रह गई, स्टेबल गवर्नमेंट चल ही नहीं पाई। जब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चल पाएंगी तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या पॉलिसी में तब्दील हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। कोई स्ट्रांग लीडरशिप नहीं थी। आपने रिलीजियस आइडेंटिटी की तो बात की, लेकिन एथनिक आइडेंटिटी का क्या? जैसे बंगाल की बात करें तो बंगाल के जो मुस्लिम्स थे, ईस्टर्न पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर उनका कहना था हम एथनो नेशनलिस्ट आइडिया में बिलीव करते हैं, जो कि हमें 1971 में देखने को मिला। कहने का मतलब है कि बंगाल एज एन आइडेंटिटी, बंगाली एज एन आइडेंटिटी उनको ज्यादा प्रिय थी देन द आइडेंटिटी कि वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि पंजाब सिंध के जो पॉलिटिशियंस थे, दे वर हैविंग टोटल डिसरिगार्ड टू द एस्पिरेशंस ऑफ द बंगाली मुस्लिम्स ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान। और उसका फिर फल क्या हुआ हम सबको पता है। फिर ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने कहा कि नहीं, मोनोलिथ, एक मुस्लिम्स के लिए एक देश बन जाएगा, सेफ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अभी भी हम पाकिस्तान में ट्रबल्स देखते हैं। हजारा शिया कम्युनिटी, ये केवल एक कम्युनिटी है, ऐसी कितनी सारी कम्युनिटीज हैं जिनका प्रोसिक्यूशन लगातार होता रहा। और डायरेक्ट एक्शन डे जो 1946 का था, जिसमें अभी मैंने आपको कलकत्ता का एग्जाम्पल दिया, जिसमें 4000 लोग 72 घंटे में खत्म हो गए। उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना बड़ा कम्युनल डिवाइड शो अप हो गया 1946 में कि ऐसे में ईस्टर्न जो मतलब एरिया है बंगाल का, उसको पाकिस्तान बनाना पड़ा, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली इतना डिवाइड हो गया। इतना बड़ा आघात था ये डायरेक्ट एक्शन डे। अब जरा इनकी बुक में देखिए क्या लिखा है। कह रहे हैं कायदे आजम यानी कि जिन्ना जी wanted to free Muslims from both of them. The numerical superiority of Hindus and the immense power of British government could not prevent Muslims from taking Pakistan because Muslims were associated with Islam. तो मतलब ये लाइन देख रहे हैं आप, मतलब आप अगर इंडिया की किसी भी एनसीईआरटी बुक की बात करेंगे तो पहली बात तो वहां पर काउंटर का एक बड़ा स्कोप हमें दिखता है। दूसरा, वहां पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एज अ पॉइंट आउट नहीं किया जाता कि दिस रिलीजन वाज द प्रॉब्लम, कि सुपीरियरिटी ऑफ हिंदूज, इमेंस पावर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड नॉट प्रिवेंट मुस्लिम्स। कैन यू एक्चुअली टॉक अबाउट ऑल मुस्लिम कम्युनिटी? जितने मुस्लिम्स पाकिस्तान में हैं उससे ज्यादा मुस्लिम्स तो इंडिया में। हाउ कैन यू यूज दिस लाइन? कंटिन्यूड हिज एफर्ट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स। अब इसी आइडिया को तो प्रोजेक्ट करता रहता है। कश्मीर के मुद्दे पर भी क्या करता है? यही कि पाकिस्तान ही है जिसके ऊपर जिम्मा है ग्लोरी ऑफ इस्लाम का, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स का। इवन द स्ट्रॉन्गर अपोजिशन कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम द मिशन। जिस तरीके से कायदे आजम को कोई रोक नहीं पाया। लेकिन हुआ क्या, ये सब हमको पता है। अब जिन्ना और इस्लाम का रिश्ता देखें तो मुझे याद आता है एक पॉलिटिकल थिंकर जो मैं पीएसआर ऑप्शन में पढ़ाता हूं, मैकियावेली। मैकियावेली ने कहा कि पॉलिटिशियन की एक खास पहचान है कि उसका इंटरेस्ट अगर रिलीजन में है नहीं है मैटर नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हें ताकत में आना है तुम्हें हर एक उस चीज को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारी वो प्रिय है जिस चीज को लोग पसंद करते हैं। और रिलीजन तो लोगों का मतलब लोगों की लाइफ रिलीजन पे टिकी हुई है। वर्ल्ड व्यू लोगों की लाइफ को रिलीजन दे रहा है, तो इससे बड़ा इमोशनल इशू क्या हो सकता है? तो ऐसे में यहां पर इश्तियाक अहमद कहते हैं कि जिन्ना ने इस्लाम का इस्तेमाल करके बार बार यूज करके कितने सारे लोग चले गए, खत्म हो गए पूरे सब कॉन्टिनेंट में। मतलब इतना पेन, इतने इश्यूज जो आज तक बने हुए हैं और जो जितनी ग्रोथ हो सकती है वो सब स्टंट हो गई। लेकिन इसके पीछे जिस आइडिया को उन्होंने इस्तेमाल किया इस्लाम का, वो खुद इस्लाम के एक ट्रू बिलीवर थे क्या, ट्रू फॉलोवर थे क्या? जैसे कि रमजान नहीं रखे, अब दुनिया भर में घूमे लेकिन हज नहीं करने गए,
और जब ये फाइनली फैसला हो गया था कि पाकिस्तान बन रहा है, तो कहा जा रहा है कि रमज़ान का महीने का आखिरी हफ्ता था। अब उस समय पर भी वो शराब पी रहे थे, तो यानी कि खुद कहाँ इस्लाम के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये तो बात है कि रिलीजन बीइंग यूज्ड एज अ टूल। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि आज तक जो ट्रेवेस्टी है ऑफ द पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ जिन्ना हैज़ बीन यू कैन से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने देखी है। जिन्ना डिटरमाइंड कि भाई हम ही सोल स्पोक्स पर्सन बनेंगे, और इसी एम्बिशन के चलते फिर हमने देखा क्या शुरू हुआ। डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स लीडिंग टू पार्टीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। डू यू थिंक इट वाज अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ऑफ और इनएविटेबल ट्रूथ? अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी या इनएविटेबल ट्रूथ है, मतलब ऐसा होना ही था? मान लीजिए एक क्वेश्चन बन जाए, तो काफ़ी सारा कंटेंट आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, इस वीडियो डिस्कशन में मिल गया है। मैं इस पीडीएफ को यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद। आपके जो ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में।